शेख हसीना साहिबा की गवर्नमेंट को उनके क्रिटिक्स इंडियन पपेट रिजीम कहकर मुखातिब करते हैं। वो कहते हैं ये इंडियन पपेट रिजीम थी। अब इस हुकूमत के खात्मे के बाद हकीकतन इंडिया के अंदर एक परेशानी है और इस परेशानी का इजहार उनके पॉलिटिशियंस, उनका मीडिया करते रहते हैं। कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार इंडिया के सरकारी जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके अंदर भी हो रहा है। यानी इंडिया के ऑफिशियल जो मीडिया आउटलेट्स हैं, वो मीडिया आउटलेट्स जिनके ऊपर टोटली गवर्नमेंट का कंट्रोल है। वैसे तो इंडिया का प्राइवेट सेक्टर जो है मीडिया के अंदर, वो भी तकरीबन सारा का सारा ही गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है। और जो नरेंद्र मोदी साहब की तारीफ करते रहते हैं, उनके लिए गोदी मीडिया का टर्म इस्तेमाल होता है। लेकिन एक ऑफिशियल सरकारी चैनल भी है इंडिया का, उसको कहते हैं डीडी, दूरदर्शन। अब दूरदर्शन के अलावा कुछ सरकारी अखबारात भी हैं मेरे ख्याल से इंडिया की, लेकिन दूरदर्शन एक बहुत पुराना इंडियन न्यूज़ आउटलेट भी है और इनके बहुत सारे चैनल्स हैं। दूरदर्शन के दर्जनों की तादाद में आपको चैनल नजर आते हैं, लोकल लैंग्वेजेस में भी, हिंदी में भी। फिर इनके न्यूज़ चैनल्स भी हैं, इनके एंटरटेनमेंट चैनल्स भी हैं, बहुत कुछ है इनके पास। एक बहुत बड़ा नेटवर्क है असल में डीडी का। डीडी वालों ने अपनी मेन स्ट्रीम जो बाकी की मीडिया आउटलेट्स हैं उनको ज्वाइन किया है डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के हवाले से, और ये डिसइंफॉर्मेशन बांग्लादेश के हवाले से। ऑब्वियसली कल के एपिसोड में आपको बताया था कि वहाँ पर जब से लेकर शेख हसीना गई है, इंडिया ने बहुत कुछ करके देख लिया है। माइनॉरिटी कार्ड्स भी खेल के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, पानी भी छोड़ के देख लिया प्रेशराइज करने के लिए, बिजली भी बंद करके देख ली जो कि इंडिया से जाती थी, लेकिन कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। अब एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन फुल स्केल पे लॉन्च की गई है और इसके अंदर जो मकसद नज़र आ रहा है वो डिवाइड एंड रूल का मकसद नज़र आ रहा है। यानी जो ऑब्जेक्टिव नज़र आ रहा है वो ये है कि जो करंट प्लेयर्स हैं पावर के अंदर, सिस्टम के अंदर जो करंट प्लेयर्स हैं, ये लड़ पड़े आपस में, ये लड़ पड़े आपस में और किसी न किसी तरह से अवामी लीग के रेलेवेंस यहाँ पर क्रिएट करवाई जा सके, शेख हसीना के रेलेवेंस यहाँ पर क्रिएट करवाई जा सके ताकि सिस्टम में इनका स्टेक हो। इस वक्त इंडिया की जो पोजीशन है बांग्लादेश के अंदर वो कुछ कुछ वैसी ही है जैसे अफगानिस्तान के अंदर है, टोटली वो इररिलेवेंट है। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। वहाँ पर सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद अफगान मुजाहिदीन भी आए थे। फिर अफगान मुजाहिदीन के जाने के बाद जब तालिबान पहली मरतबा टेक ओवर किया था उन्होंने, तब भी इंडिया रेलेवेंट था। वो जो पंजशेर मूवमेंट थी वहाँ पर इंडिया की सपोर्ट थी। लेकिन इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं ना, ये जो हालिया टेक ओवर तालिबान का हुआ, सेकंड जो उनकी गवर्नमेंट आई है, इसमें इंडिया इररिलेवेंट है। कुछ वैसे ही सीन यहाँ पर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इंडिया के ट्रेड टाइज आपको फिलहाल मेंटेन होते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर ट्रेड टाइज नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। अलबत्ता पॉलिटिकल सर्कल्स में इंडिया कोई खास सिग्निफिकेंट प्लेयर यहाँ पर है नहीं, क्योंकि जितने भी यहाँ पर लोग रिवोल्यूशन के बाद सिस्टम का हिस्सा बने हैं वो इंडिया डिपेंडेंट नहीं है, उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट पोजिशन है। लिहाजा इंडिया चाहता है कि अंदर कुछ सिस्टम में वियर एंड टीयर गड़बड़ पैदा करवाई जा सके, क्योंकि ये जब लड़ेंगे, यूनिस का जो इंटरम सेटअप है ये, जिसको ब्यूरोक्रेसी की और फौज की हिमायत हासिल है, ये अगर लड़ते हैं बीएनपी वालों के साथ या जमात वालों के साथ, तो कोई ना कोई यहाँ पर सिस्टम में अवामी लीग की गुंजाइश निकाली जा सकती है। इसी पे अमल करते हुए एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन इंडियन मीडिया में लॉन्च की गई है। इसी को आगे बढ़ाते हुए दूरदर्शन ने भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी हैं जिस पे बात करना ज़रूरी है। दूरदर्शन कहता है कि बांग्लादेश बीएनपी यूनिस फाइट आउट इन दी ओपन, खुल के अब दोनों लड़ रहे हैं आपस में, ये दूरदर्शन वालों ने रिपोर्ट किया है। आज की मेरे ख्याल से इनकी स्टोरी है। कहते हैं क्रैक्स आर इमर्जिंग इन दी फ्रेजाइल अलायंस दैट catapulted 84-year-old Nobel laureate Muhammad Yunus to power. Will the Bangladesh Nationalist Party play ball and will the army sit idly by? यानी वो कहते हैं कि अब मामला जो है ना खुल के ये सामने आ गया। अच्छा, किस बात पे लड़ रहे हैं? ये कह रहे हैं लड़ाई इस बात पे हो रही है दोनों के दरमियान कि बीएनपी वाले कह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन कराओ, ये इतनी देर क्यों लगा रहे हो भाई, जल्दी इलेक्शन कराओ। लेकिन यूनिस जो है वो फिलहाल इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। इस पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पर फड्डा पड़ गया है, एक लड़ाई वहाँ पर पड़ गई। इसके अलावा भी वो कह रहे हैं कि कई तरह के प्रोटेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं। मिसाल देते हुए वो बताते हैं कि दी सो कॉल्ड रिवोल्यूशन इज ओवर, लुक एट द लैंग्वेज। ये इनको नज़र नहीं आया? ये पता नहीं कितने 100 लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं और इतनी ज़्यादा वहाँ पर अवामी कुर्बानियों के बाद ये सेटअप आया है। ऐसा ही तो आसानी के साथ शेख हसीना नहीं गई ना कि सलाम वालेकुम मैं जा रही हूँ हेलीकॉप्टर में बैठ के, आप लोग आके बैठ जाएं। ऐसे तो नहीं गई ना। सारी दुनिया ने देखा कि कितनी मुश्किलों से ये नया सेटअप आया हुआ है, ऐसे आसानी से नहीं आया। तो रिवोल्यूशन तो था, इसको मतलब आपको मानना पड़ेगा, आप इसको पसंद करें या ना करें।
इंटरेस्ट्स के खिलाफ रिवॉल्यूशन आया है तो आप तो यही कहेंगे कि सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन है। लेकिन वो कहते हैं, बहरहाल एक दिल का बोझ हल्का करने के लिए उन्होंने लिखा है, आई थिंक, कि दी सो कॉल्ड रिवॉल्यूशन इज ओवर बट प्रोटेस्ट्स आर टेकिंग प्लेस मोर देन एवर इन ढाका। पीपल आर नॉट एग्जैक्टली despondent but they are restless and impatient. Non-stop demonstrations have been reported from near the Secretariat building, the administrative nerve center of Bangladesh government. If government land office employees want higher pay and benefits, some want protections for Sufi religious shrines, others such as government workers hold a protest over unpaid wages. Elsewhere in Dhaka, protesters hold a torch procession on 31st October to demand better treatment of minorities in the country following a sedition charge against 19 people. बहुत कुछ उन्होंने लिखा है, यानी यूं लग रहा है कि हर जो वहां पर मुजाहरा हो रहा है ना, इंडिया का मीडिया और इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो नजरें रख के बैठे हुए हैं कि आज कौन सा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। शायद ये देख रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है अगर किसी ग्रुप पे हम हाथ रखें, मतलब वो नोट कर रहे हैं कि कौन से प्रोटेस्ट में ज्यादा जान है, ताकि आगे चलकर अगर हमें भी प्रोटेस्ट करवाना पड़ जाए, सीएए स्टाइल जो रिवॉल्यूशन जैसे होते हैं ना, अगर हम भी ऐसा कोई रिवॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ जाए तो हमें कौन कौन से ग्रुप यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो रीड कर रहे हैं, असल में जितने भी रिसेंटली मुजाहरे हो रहे हैं उनको वो रीड कर रहे हैं कि इसमें हमारे काम का कौन सा है। इंडियन पॉलिसी मेकर्स उसको रीड कर रहे हैं। नो डाउट इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ना सिर्फ बीएनपी बल्कि दीगर भी जो जमातें हैं वो चाहती हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, और ये कोई ऐसी मेरे ख्याल से गैर कानूनी डिमांड भी नहीं है, फेयर डिमांड है कि जल्द इलेक्शन होने चाहिए। ना ये डिपेंड करता है यूनिस की एडमिनिस्ट्रेशन की स्पीड के ऊपर कि वो जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं वो कितना तेजी के साथ रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं। इनडेफिनेटली तो आप खींच नहीं सकते सिस्टम को, दैट्स फॉर श्योर, यानी आप इसको लंबे अरसे तक यानी नहीं खींच सकते। आपको इलेक्शन अनाउंस तो खैर करना ही पड़ेगा और लोगों को प्रॉपरली जैसे इलेक्शन के बाद पावर ट्रांसफर होता है वो तो करना ही पड़ेगा। तो डिपेंड करता है कि यूनिस की जो सरकार है वो कितना वक्त लेती है ये जो रिफॉर्म्स बोल रहे हैं उनको करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है 15 साल का गंध है। मैं हमेशा कहता रहता हूँ 15 साल का गंध है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीलियाँ की गई हैं, वो रातों रात तो ख़त्म नहीं हो सकती ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही टाइम लेंगे तो एक वहाँ पर इम्पेशंस क्रिएट होगा, बेसब्री क्रिएट होगी बाकी की जो पार्टीज़ हैं उनके कैंप्स के अंदर। लेकिन क्या सूरत हाल इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इतनी ख़राब है? मेरा नहीं ख्याल। अभी 3-4 रोज़ पहले मैं देख रहा था खालिदा ज़िया साहिबा जो है, मुझे तो वो नज़र आई आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर जो प्रोग्राम किया गया था यूनिस की सरकार की जानिब से, उसमें खालिदा ज़िया साहिबा नज़र आई। अब मैं इसको सिग्निफिकेंट इवेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 6 साल में पहली इनकी पब्लिक अपीयरेंस है और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत पॉजिटिव थी। ज़रा ये तस्वीर देखिए इनकी, मतलब बड़ा पॉजिटिवली आपको वो हंसते मुस्कुराते बात करती हुई नज़र आ रही हैं। अगर टेंशन होते हैं ना तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है या इस तरह से इवेंट्स में शिरकत की जाती है। आखिरी मरतबा आपको पता है खालिदा ज़िया साहिबा ने कब आर्म्ड फोर्सेस डे के अंदर कब शिरकत की थी? लास्ट टाइम 2012 में। ये 12 साल के बाद पहली मरतबा उनको मौका दिया गया है और वो आई हैं यहाँ पर। अगर उनके ग्रीवियंसेस इतने ज़्यादा होते हैं ना तो वो नहीं आती, लेकिन वो आई हैं। 6 साल में पहली पब्लिक अपीयरेंस उन्होंने की है यूनिस की गवर्नमेंट की इन्विटेशन के ऊपर। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया, यूनिस proud to have Khalida Zia attend Armed Forces Day. Chief Advisor Professor Dr. Muhammad Yunus expressed his pride and satisfaction as BNP Chairperson Begum Khalida Zia attended the Armed Forces Day रिसेप्शन एट सेना कुंजा ऑन थर्सडे। अब ये जो एक तस्वीर है ना खालिदा ज़िया साहिबा और यूनिस की जो एक तस्वीर है, मेरे ख्याल से ये एक तस्वीर ही काफ़ी है उस प्रोपेगेंडा को डिफ्यूज़ करने के लिए जो कि इंडियन मीडिया के अंदर किया जा रहा है। फिलहाल मेरे ख्याल से कोई जगह नहीं बन रही शेख हसीना साहिबा की, अभी तक वो सूरत हाल नहीं है इस सिस्टम के अंदर के बहुत ज़्यादा क्रैक्स पड़ गए हों, आपस में लड़ रहे हों, ऐसा नहीं है। कुछ इख्तलाफ ज़रूर है इलेक्शन की डेट के हवाले से। सियासी पार्टियाँ चाहती हैं जल्द हो जाए इलेक्शन, इंटरम गवर्नमेंट चाहती है थोड़ा सा इनको टाइम मिले, इस पे इख्तलाफ ज़रूर है। लेकिन ये इख्तलाफ इतना भी नहीं है कि जिस पे इंडियन मीडिया को खुश होना चाहिए। इस आखिर में एक बड़ी डेवलपमेंट के बारे में आपको बताऊँ, पाकिस्तान पे नज़र रखिए, पाकिस्तान पे नज़र रखिए। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, बड़ा मुजाहरा वहाँ पर
हो रहा है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद के अंदर लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स। अब ये क्यों पहुँचे हुए हैं, इस पर डेफिनेटली आज एक एपिसोड करेंगे अलग से, और उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि हो क्या रहा है। 2 दिन पहले इस डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया था कि समथिंग इज़ हैपनिंग देयर, और सीरियस डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अंदर। जो कुछ भी सियासी सतह पर हो रहा है, इसका जो आउटकम होगा या इसका जो आउटकम होने वाला है, इस पे आज नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ज़रूर बात करेंगे।